गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कॉइनेज सिस्टम की, कैसे कॉइन्स का बर्थ हुआ था इंडिया में। आपको ये जान के बड़ी खुशी भी होगी और हैरानी भी कि चाइना से तकरीबन 1 सेंचुरी पहले ही इंडिया में कॉइनेज सिस्टम काफ़ी डेवलप हो चुका था। अगर हम रफली आज के हिसाब से देखें, जो हमारे पास एविडेंस मिलते हैं, तो 6 सेंचुरी BC तक अच्छा खासा कॉइन्स का यूसेज पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो चुका था। अब इसकी बैकग्राउंड और कैसे हमें ज़रूरत पड़ी कि मेटल्स के ये जो सिक्के, ये जो चंद टुकड़े हम आज इस्तेमाल करते हैं एज कॉइन्स, आज क्या ज़रूरत पड़ी हमें उस वक्त पुराने ज़माने में, वजह क्या थी कि इनका डेवलपमेंट हुआ। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं कि क्या वजह थी, इसकी बिगिनिंग्स कहाँ से हुई। शुरुआत में अगर आप देखें तो इंसान पहले एक, अगर आप बिल्कुल ही हिस्ट्री में पीछे जाएं तो इंसान पहले एक क्या था, एक जानवर ही तो था। वो तो 4 पैरों पे चलता था। धीरे धीरे इंसान के शरीर में कुछ बदलाव आए, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आए, जैसे कि ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। ब्रेन की डेवलपमेंट से इंसान ने सोचना शुरू किया। सोचने की जब उसमें शक्ति बढ़ी तो पहले जो इंसान एक आम जानवर की तरह जंगल में जो मिलता था खा लेता था, जो उसकी ज़रूरत होती थी वो सारा नेचर से वो अपनी पूरी कर लेता था, प्रकृति सब उसको प्रकृति उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देती थी। अब वही इंसान, जब उसका ब्रेन डेवलप हुआ, और ये वाकई हुआ कि आपका जब दिमाग डेवलप हुआ, इंसान में लॉजिकल थिंकिंग आई, उसने सोचना शुरू किया, अपने आसपास के वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समझना और उसको जानना शुरू किया, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से बदलाव आए। पहला बदलाव तो यह आया कि इंसान ने धीरे धीरे 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पे चलना शुरू किया। ये उसके बायोलॉजिकल चेंजेस थे। सोच में ये तब्दीली आई कि इंसान ने फिर ये ध्यान देना शुरू किया कि मैं क्यों दर बदर हूँ, हर अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने की तलाश में जाऊँ। कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा कि मैं एक ही जगह बैठूँ, एक ही जगह रहूँ और वहीं पे अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सकूँ। धीरे धीरे उसने अनाज उगाना शुरू किया, पानी के जो भी सोर्सेस थे उनके पास सेटल होना शुरू किया, घर बनाने शुरू किए। ठीक है। और धीरे धीरे जब इंसान में ये कुछ आर्ट जैसे डेवलप हुआ, जैसे कुछ लोग जो थे उन्होंने पशुपालन यानी कि एनिमल रियरिंग शुरू की, कुछ जो थे वो अनाज उगाते थे, तो वहाँ से सिस्टम शुरू होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया जैसे एक है इंसान या कुछ एक कम्युनिटी है, वो क्रॉप्स ग्रो कर रही है और दूसरे के पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, काउस हैं। ठीक है। अब एक के पास है अनाज, दूसरे के पास है मान लीजिए दूध, पनीर या डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी। अब जो अनाज उगाएगा उसे दूध चाहिए। जो दूध अपने पास जो मतलब काउस को एनिमल रियरिंग कर रहा है, काउस को पाल रहा है, उनका दूध निकाल रहा है या और प्रोवाइड कर रहा है, उस दूध वाले को चाहिए अनाज खाने के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है बार्टर सिस्टम। यहाँ से सामने वाले से वो अनाज ले लेगा, बदले में वो उसको डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे दूध, मक्खन, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है बार्टर सिस्टम। अब जब ये बार्टर सिस्टम पर हुआ क्या कि ग्रेजुअली क्या हुआ, बार्टर सिस्टम के भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस थे, कुछ उसकी भी कमियां थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक एक कुम्हार है, उसके पास कोई मिट्टी का बर्तन है, मुझे मिट्टी का बर्तन लेना है। बदले में मैं उसे मतलब उसे मैं क्या, उसके बदले में मैं उसको उतनी ही वैल्यू की क्या चीज़ दूँ। ठीक है, एक गाय पकड़ा दूंगी तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, अनाज का एक बोरा पकड़ा दूंगी शायद वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो क्या किया जाए ऐसे में कि हमारे जो एक्सचेंज वाले आइटम्स हैं वो बराबर के हो जाएं। तो इसकी भी अपनी कुछ कमियां थी। फिर हम देखते हैं ग्रेजुअली, खैर बार्टर सिस्टम काफ़ी टाइम तक चला। फिर आप देखिए हिस्ट्री में जब हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जब शुरू हुई थी, हालांकि उस ज़माने के हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स, जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड यानी कि उसको हम पढ़ नहीं सकते। तो वहाँ के जो सोर्सेज हैं, वहाँ की जो मतलब आप कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आधी अधूरी है। तो हमारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आर्कियोलॉजी बेस्ड, मतलब हमें जो कुछ भी खुदाई से मिला है उसी के बलबूते पे हम बता सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ है। उसके बलबूते पे ऐसा लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी अगर जैसे बार्टर सिस्टम था, तो एक्सचेंज के लिए उन्होंने जो एक खास
कमोडिटी या एक चीज़ रखी थी, वो थी वो जनरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, जो वहाँ की ग्रेनरीज को स्टोरेज सिस्टम और इन सब को देख के लगता था। उसके बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया था वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में लेटर वैदिक जो सोर्सेज हमें मिलते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं, बल्कि वैदिक पीरियड में तो कि कोई क्या चीज़ एक्सचेंज करते थे, जैसे बाटर में, जैसे किसी को पेमेंट करनी है तो पेमेंट कैसे की जाती थी, गायों के दान से। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोई प्रीस्ट है, कोई पंडित जी हैं, उन्हें दक्षिणा देनी है तो उनको इतनी गाय दे दो। बल्कि वैदिक पीरियड में तो एक पैसेज है जिसमें ये लिखा हुआ है कहीं पे, मतलब काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं, काफ़ी सारे किस्से हैं जिसमें ये बताया गया है कि मतलब हमें पता चलता है, जिससे प्रूव होता है कि वैदिक पीरियड में गायों को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि पेमेंट का तरीका गाय थी। ठीक है, मतलब गाय, आपको किसी को कुछ पे करना है तो आप गाय पे करो। फॉर एग्जाम्पल एक किस्सा था, एक पैसेज था जिसमें ऋग्वेदिक के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई इंद्र की एक इमेज है जिसकी कीमत, जो सेल पे थी, जिसकी कीमत 10 गायों के बराबर की गई। ठीक है, लेटर वैदिक के ही टेक्स्ट में मिलता है कि किसी प्रीस्ट को हमें दक्षिणा देनी थी तो वो गायों के माध्यम से ही उसकी पेमेंट, उनकी पेमेंट की गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि ग्रेजुअली अब हर बार हम गायों को ही, अब गाय को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने का प्रॉब्लम ये आता था कि भाई हर कोई गाय, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, अगर हर चीज़ की पेमेंट आप गाय में कर रहे हो तो भाई सामने वाले को पशुपालन भी आना चाहिए। अब गाय तो आप ले आए, उसको पालोगे कैसे, दूध संभालना, उसका यूटिलाइजेशन करना, उनका खाना पीना, देख रेख, सब कुछ हर किसी को तो आता नहीं है। और फिर गाय चीज़, मतलब एक बड़ी सी चीज़ है, उसको कितनी गाय ले आओगे आप, कितनी पेमेंट कर लोगे, तो वहाँ पे भी इतनी, मतलब काओ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक बहुत बड़ा ना चैलेंज सा आने लगा। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या हुआ, हालांकि मेटल जो थी उसकी नॉलेज वैदिक पीरियड में, ये सिल्वर और बाकी मेटल्स थे, ऐसी बात नहीं है, बट मेटल एज अ स्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये जो आइडिया है ये थोड़ा आया बाद में। वैसे तो कहा जाता है कि हो सकता है ये मर्चेंट्स का आइडिया हो, लेकिन लेकिन अभी हम पूरे उसके मतलब पूरी भरोसे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेटल है उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब हमने यूज़ करना शुरू किया, उस पर जब स्टैम्प्स वगैरह लगी, तो वो किसी अथॉरिटी की ही होनी थी। ठीक है, तो हो सकता है इसमें इन्फ्लुएंस मर्चेंट्स का भी हो। पर खैर, काउ का, अच्छा, अब काउ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमें ये वाले प्रॉब्लम्स आने लगी कि भाई हम, हर कोई पशुपालन नहीं जानता, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि पेमेंट आप, सपोज आपके पास 100 गाय आ गई तो आप रखोगे कहाँ, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, रहने का कहाँ करोगे। ठीक है, तो ये एक चैलेंज की तरह है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वैदिक पीरियड के बाद हम देखते हैं तकरीबन 6th सेंचुरी BC, हालांकि कुछ हिस्टोरियंस कहने लग गए हैं कि मेटल यूसेज 6th सेंचुरी BC से पहले भी आई थी, बट जब तक उसकी पूरी तरीके से हमें रिसर्च वर्क नहीं हो जाता, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी के लिए हम रफली 6th सेंचुरी BC को ही वो पीरियड मानेंगे जब मेटल को चुना गया एज अ स्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम मेटल को एक फॉर्म को लेकर उसका एक प्रॉपर वेट, उसकी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट में हम मेटल लें, उसका कितना टुकड़ा लें, और उसको हम एज अ मीडियम, और क्वालिटी सबसे अहम होता है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी हम देखें जिसके बलबूते पर हम कोई भी एक्सचेंज या इस तरीके का जो सिस्टम है उसको आगे अच्छे तरीके से, स्टेबल तरीके से कर सकें, बिना किसी झंझट के। कि भाई मेटल का एक टुकड़ा लिया जिस पे अथॉरिटी है, उसको एक वैल्यू अटैच कर दी, जैसे आज के डेट में हमारे पास कागज़ के, अब हमारे पे कहने के लिए तो कागज़ के ही टुकड़े हैं ना ये, जिन पे अथॉरिटी है, सब सिंबल हैं, मतलब मोहर लगी हुई है, तो हम कहते हैं अरे नहीं ये कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये 10 रुपये हैं या 500 रुपये हैं। तो उसी तरीके का से आप समझ लीजिए, मेटल के टुकड़ों को एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक ख़ास वैल्यू में उसको वे किया गया, उसको एक वैल्यू दी गई, और उसके ऊपर जो भी उस टाइम पे स्टेट या जो भी अथॉरिटी उस जगह की होगी उसने अपनी मोहर लगाई,
और तब मेटल को एज अ स्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या यूं कहिए आप कह सकते हैं कि स्टैंपिंग के बाद उसको एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बड़ी तसल्ली के साथ लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। मेटल का मेटल का जो वेट लिया जाए, अब जो भी मेटल के पीसेस आप लोगे, समझ लीजिए सिक्के आप ले रहे हो, उनका एक वेट भी फिक्स होना चाहिए। तो वो जो वेट होता था ना, वो सीड्स के अकॉर्डिंग वो उसको उसके हिसाब से वो नाप कर उसको फिक्स करते थे, उसको वैल्यू देते थे। ठीक है। और फिर उसमें जो स्टैम्प होती थी ना, वो स्टेट की स्टैम्प होती थी। जो कॉइन बनाने का काम होता था ना, जैसे मेटल शीट्स को एक पर्टिकुलर शेप में तोड़ना, मतलब निकालना, उस पर स्टैम्प करना, कुछ पर्टिकुलर शेप देना कि पता चले कि ये मगध का कॉइन है या ये तक्षशिला का कॉइन है, वो एक अथॉरिटी का जो सिंबल देना, ये सारा काम स्टेट करती थी। और यहाँ से शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं, कॉइनेज सिस्टम की। सो वी कैन से कि रफली 6th सेंचुरी BC में बर्थ ऑफ कॉइन इन इंडिया टुक प्लेस। ठीक है। और मैं आपको शायद अभी मैंने आपको बता भी दिया कि इंडिया में जो कॉइनेज सिस्टम आया था वो तकरीबन 100 साल पहले, चाइना ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, उससे पहले आ गया था। ठीक है। अच्छा, एक ख़ास बात, अक्सर ये माना जाता है अच्छा हाँ, अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, हम कोई भी जो अगर डेट लेते हैं हिस्ट्री में या कुछ भी, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका कोई सोर्स होता है। ये एक प्राइमरी सोर्स है, और प्राइमरी सोर्सेज के बेसिस पे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, इट वाज अ वर्क ऑन ग्रामर। ठीक है। रफली इसकी डेट 6th से 5th सेंचुरी BC में आती है, और इसी के एक सूत्र में बताया गया है कि मेटल के वो पीसेस हैं जिन पे स्टैम्प किया जाता था और ख़ास सिंबल दिए जाते थे। जो भी स्टेट होगी, पांचाल, उत्तर पांचाल, कुरु, मगध, जो भी होगी, ठीक है, वो अपना एक सिंबल देगी, उससे पता चलेगा ये इस जगह का कॉइन है। और इंडिया में जो कॉइनेज सिस्टम है वो चाइना से पहले आ चुका है। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम करके आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और उसके बाद अगले लेक्चर में मैं जनपद के जो कॉइनेज थे, थोड़ा बहुत मैं उनकी सिंबल्स एक छोटी सी वीडियो में लेकर आऊँगी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरीके के कॉइन्स हुआ करते थे इन जनपद्स के, जो छोटी छोटी स्टेट्स इंडिया में धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वैदिक लिटरेचर में बहुत बार ये टर्म आई है हिरण्य, जिसका बाद में मतलब बना था गोल्ड, लेकिन वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में हिरण्य का मतलब सिंपली एक मेटल होता था, गोल्ड नहीं होता था। लेटर हिरण्य बाद में कहीं जाके गोल्ड मेटल के लिए यूज़ किए जाने वाले टर्म थी, लेकिन अदरवाइज वैदिक लिटरेचर में इसका मतलब सिंपली मेटल है, इट्स जस्ट अ मेटल। ठीक है। अगर आप गुप्ता पीरियड में भी देखेंगे, गुप्ता पीरियड के भी जो सोर्सेज हैं, उसमें हिरण्य वर्ड का मीनिंग तब यूज़ किया जाता था जब आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। कोई कैश पेमेंट करेंगे तो हिरण्य शब्द आएगा, उसमें भी इसका मतलब गोल्ड नहीं है। और अर्ली कॉइन्स जो इंडिया के थे ना, वो हमारे हैं सिल्वर मेटल में। ठीक है। अर्ली कॉइन्स जो हमारे इंडिया में जो शुरुआत के में है, मेटल हमारा है सिल्वर। ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई बार गलतियां होती हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो बहुत छोटी होगी, और उसमें मैं सिर्फ स्टेट्स और उनसे रिलेटेड कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉइन्स की, जैसे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो एक बुक है, कॉइन्स नाम ही है उसका, बाय PL गुप्ता। ठीक है। उसमें कॉइनेज सिस्टम के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इफ़ यू वांट तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू।